नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो सभी सुनना चाहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट गोरापन, खूबसूरती, निखार का एहसास दिलाता है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं कि उनकी त्वचा यानी स्किन बेदाग और चमकदार हो। इसके लिए वे न जाने क्या-क्या करते हैं। बाजार इसका फायदा उठाता है। हर कुछ दिन बाद एक नया प्रोडक्ट बाजार में आता है जिसमें दावा किया जाता है कि इसके इस्तेमाल से स्किन ग्लो करने लगता है, गोरापन आ जाता है। तरह तरह के दावे किए जाते हैं। विज्ञापनों के चक्रव्यूह में फंसकर लोग इस्तेमाल तो करने लगते हैं, पर अक्सर उन्हें निराशा मिलती है। आज हम कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे निखार लाने के चक्कर में कुछ भी लगा लेने से आप बचेंगे। और ये टिप्स देंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर शाजिया जैदी। डॉक्टर शाजिया मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में क्लिनिक एसोसिएट हैं। वेलकम डॉक्टर शाजिया। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है कि डेली स्किन केयर रूटीन क्या है और इसको फॉलो करना कितना जरूरी है? किशोर जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि डेली स्किन केयर रूटीन एक्चुअली होना भी चाहिए कि ये पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। और अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे कि जब लोग हमारे पास आते हैं वो लिटरली पढ़ पढ़ के पागल हो चुके होते हैं कि ये भी लग, और वो एक डब्बा खोलते हैं जिसमें से कभी फ्री में आते हैं हमें ओपीडी में कि हम ये सब लगा रहे हैं और ये सब हमने यूट्यूब पे देखा और गूगल पे देखा और क्या हमको ये लगाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डेली स्किन केयर जरूरी भी है या नहीं। बेसिक डेली स्किन केयर बहुत जरूरी है किशोर जी, इसलिए क्योंकि आज का जो वातावरण है उसमें बहुत प्रदूषण है, धूल मिट्टी है और सनलाइट। ये तीन बेसिक चीजों से बचने के लिए बेसिक स्किन केयर जरूरी है, जिसमें एक ढंग का फेस वॉश हो। फेस वॉश का काम केवल इतना होता है कि वो अच्छी तरीके से आपकी त्वचा को क्लीन कर दे, फेस की स्किन को क्लीन कर दे, उसमें कोई डर्ट पार्टिकल्स चिपके ना रह जाए। दूसरा स्टेप होता है कि उस पर कोई एक क्रीम लगाएं जिससे वो ड्राई ना हो, उसको थोड़ी सी मॉइस्चर मिले। और तीसरा स्टेप होता है एक सनस्क्रीन जिससे वो धूप से बचे रहे। ये बेसिक स्किन तीन स्टेप का, जो कि लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, बूढ़े हों, सबको फॉलो करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके अलावा क्या क्या एडिशंस होना चाहिए वो डिपेंड करता है हमारी स्किन टाइप पर, कि हमारी त्वचा कैसी है, ऑयली है कि ड्राई है, हमारी उम्र क्या है, हमारा डेली रूटीन क्या है, हम कितना बाहर जाते हैं, कितना घर में रहते हैं, क्या हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्या हम एसी में बैठे रहते हैं। तो एडिशनल चीजें इन चीजों पे डिपेंड करती क्या स्किन केयर की शुरुआत बचपन से ही कर देनी चाहिए? अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल बुराई नहीं है। और बचपन में स्किन भगवान ने वैसे ही इतनी अच्छी दी होती है, वो जिसको हम लोग बेबी स्किन कहते हैं, जिसमें मॉइस्चर की यूजुअली कमी नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बचपन की स्किन केयर केवल इतनी होती है कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर हो, और अगर बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हो तो एक अच्छी स्किन सनस्क्रीन हो, केवल इतनी। आपने सनस्क्रीन का जिक्र किया तो परफेक्ट सनस्क्रीन का चयन हम कैसे करें, क्योंकि बाजार में जितने उपलब्ध हैं सभी खुद को बेस्ट बताते हैं। कैसे उसका चयन करें? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किशोर जी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी पैकिंग, इतनी बढ़िया दिखने वाली सनस्क्रीन मिलती है कि आदमी उनको पैकिंग देखकर उस पर पहुंच जाता है और ये नहीं सोचता कि हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो पहली चीज, या फिर अगर कोई अच्छी एक्ट्रेस उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है और उसका विज्ञापन कर रही होती है, तो आदमी फौरन उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई क्योंकि ये एक्ट्रेस ये सनस्क्रीन यूज करती होगी, वो इतनी अच्छी दिख रही है, तो हमें भी यही लगा लेनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअल में हमारी सनस्क्रीन क्या होनी चाहिए, ये बेस्ट एक त्वचा रोग विशेषज्ञ आपको आपकी स्किन देखकर बताएगा। तो हमेशा मैं भी पेशेंट से यही कहती हूँ कि पहली बार अपनी सनस्क्रीन का चयन करने से पहले एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर मिले। लेकिन अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो बेसिक ये है कि आपको ये देखना है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है यानी सूखी त्वचा है तो कोई क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करें, ऑयली स्किन है तो कोई जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करें। और दो चीजें सनस्क्रीन में देखनी होती है, एक होती है एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और एक होती है पीए वैल्यू, मतलब
UVA और UVB का प्रोटेक्शन। तो SPF इंडिया के वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मिनिमम 40-40 हो जानी चाहिए। 30 है तो भी चल जाता है अगर आप बहुत ज्यादा नहीं निकल रहे हैं। और यूवी जो प्रोटेक्शन होती है वो PA करके आगे लिखी होती है, तो PA ट्रिपल प्लस जरूर हो। 4+ हो तो बहुत अच्छा है, ट्रिपल प्लस हो और SPF 40 जरूर। हमारा स्किन टाइप क्या है ये हम कैसे पता करेंगे? जी, ये भी बहुत एक अच्छा प्रश्न है जो बहुत लोग बहुत कॉमनली पूछते हैं कि हम कैसे बताएं कि क्या स्किन टाइप। बेसिकली ऑयली, ड्राई और मिक्स्ड, कॉमन बेसिस पे हम इसको इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। ऑयली वाले बहुत आसानी से बता देते हैं कि उनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि उनको बार बार फेस वॉश करने की जरूरत पड़ती है। नहीं वॉश करे तो बहुत चिपचिपा महसूस होता है और हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनको खुद ही फील हो जाता है कि उनकी स्किन ऑयली है। लेकिन मिक्स्ड वाले वो होते हैं जिनकी टी जोन्स ऑयली होते हैं, यानी उनके नाक और मुंह के आसपास तो ऑयल होता है बट बाकी स्किन ड्राई होती है। और ड्राई वाले वो होते हैं जो फील ही ड्राई कर रहे होते हैं हर टाइम, और जिनको फेस वॉश करने के इमिडिएटली बाद बार बार क्रीम लगाने का मन करता है। तो ये हो गए ऑयली, मिक्स्ड और ड्राई। डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए एक्सफोलिएशन का सही तरीका क्या है और कितने दिनों पे करना चाहिए? हाँ जी, एक्सफोलिएशन आजकल इम्पोर्टेंट है कि हम लोग स्पेशली जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको डेड स्किन निकालना जरूरी है। अब एक्सफोलिएशन के लिए पुराने जमाने में बहुत ही नेचुरल से देसी उपचार हुआ करते थे। ये मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, जो कि बहुत अच्छे, रोज वाटर जो बहुत अच्छे एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स थे। अब आजकल और भी अच्छी चीजें आ चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सनस्क्रीन भी अपने आप में एक एक्सफोलिएंट का काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बेसिक स्किन केयर में सनस्क्रीन रखते हैं, क्योंकि वो उसका भी काम कर ली जाती है। अच्छा फेस वॉश वो भी एक एक्सफोलिएंट है। लेकिन अगर हमें उससे एक स्टेप हाई जाना है तो एक अच्छी सीरम, बहुत अनेक अनेक टाइप की सीरम्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो अच्छी एक्सफोलिएटिंग सीरम्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड फॉर नॉर्मल स्किन, सैलिसिलिक एसिड फॉर ऑयली स्किन। तो कोई एक बेसिक सीरम जिसमें ये प्रेजेंट है कोई अच्छी कंपनी से। लेकिन अगेन फिर मैं ये बोलूंगी कि अपनी सीरम चूज करने से पहले भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिल लें। एंटी एजिंग के लिए किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा मतलब प्रोडक्ट ब्रांड से नहीं है, मेरा मतलब है कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या होने चाहिए। जी, अब एंटी एजिंग पहले जमाने में क्या होता था कि जब औरतों की झुर्रियां शुरू हो जाती थी तब वो उस पर काम करना शुरू करती थी। आजकल हम लोग हमेशा से बताते हैं कि पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करें, कि मतलब झुर्रियां आ जाने से पहले ही यंग बेसिक चीजें शुरू कर दें जिससे आपकी त्वचा धीरे एज हो। अगेन फिर मैं घूम घूम के एक सनस्क्रीन पर आ जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज है जो एजिंग से भी हमें, एटलीस्ट एजिंग को डिले करती है, उसको उस प्रोसेस को धीरे करती है। तो पहला स्टेप है एक अच्छी सनस्क्रीन डेली, क्योंकि यूवी रेज, UVA और UVB सबसे बड़ा कारण है एजिंग का। तो पहली चीज हो गई सनस्क्रीन। दूसरी चीज हो गई, आजकल बहुत अच्छे अच्छे एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स आए हुए हैं, तो दूसरी दूसरी चीज हो गई रेटिनॉल। रेटिनॉल एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। वो अगेन सीरम के फॉर्म में भी है, क्रीम के फॉर्म में भी। अगर आप ऑयली हैं तो आप उसकी सीरम यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार भी काफी होता है, जब आप शुरू 20s या 30s की उस काम को शुरू कर दें, क्योंकि बाहर निकलना सभी का होता है। और तीसरी चीज जो एंटी एजिंग में हेल्प करती है वो होती है एक अच्छा मॉइस्चराइजर। नोट करें कि आपके मॉइस्चराइजर में अगर मेंशन्ड है, अगर वो इट कंटेन्स सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं मॉइस्चराइजर के जिनमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं। यूथ में देखा गया है कि एक्ने एक बहुत बड़ी समस्या है, मुहासे जिसको बोलते हैं। तो ये इससे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हमारे नौजवान बच्चे खासकर। इसका सही उपचार क्या है? हाँ, अगेन किशोर जी, एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है एक्ने। मतलब सुनने में हम लोग को ऐसा लगता है कि मुहासा ही तो है, ये बहुत छोटी बीमारी है, बट जैसा कि आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि लोग एक्चुअली इससे डिप्रेस तक हो जाते हैं, आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। तो पहली चीज है पता करना कि हमारे एक्ने का कॉज, कारण क्या है। जब तक हम ये पता नहीं करेंगे, एक्ने के कम से कम 10 से 15 कारण है। कुछ लोगों को इन्फेंटाइल एक्ने, छोटे बच्चों में एक्ने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ हमारे ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव होने की वजह से। ज्यादातर एक्ने यूथ में आते हैं, क्यों? क्योंकि आपके हॉर्मोन्स सडनली पीक करते हैं। महिलाओं को एक्ने बहुत कॉमनली उनके पीरियड्स के दौरान, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान शुरू हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अगेन हॉर्मोन्स पीक करते हैं। और आजकल मर्दों में बहुत कॉमन एक्ने शुरू हो जाते हैं उनके सेबोरिक एरियाज, मतलब जहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी माथे और अपर फेस पे। उसका एक बहुत कॉमन कारण होता है डैंड्रफ। तो लोग क्या करते हैं, फेस का तो ध्यान रखते ही चले जाते हैं, लेकिन वो सिर की क्लीनिंग पे फोकस नहीं करते। द मोमेंट वो सिर की क्लीनिंग पे ध्यान रखना शुरू करते हैं, वो खुद ही देखते हैं कि उनका एक्ने बेटर होता जा रहा है, क्योंकि वही डैंड्रफ मुंह पे नहीं गिर रही होती। तो पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर पता करें कि हमारा एक्ने का कॉज क्या है। अगर हार्मोनल कॉज है तो बिना हार्मोन की दवाई की वो नहीं जाएगा, चाहे आप कितना ही जेल लगा लें। दूसरा, अगर आपका सेबोरिक कॉज है, आपके सिर से रिलेटेड कॉज है, जब तक आप अपना सिर का केयर शुरू नहीं करेंगे, जिसके लिए कभी कभी सिर्फ शैम्पू नहीं, दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है। कितने ही मेल पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बेहतरीन शैम्पू यूज करते हैं, बट उनका डैंड्रफ ठीक ही नहीं होता है। द मोमेंट हम उनको प्रॉपर डैंड्रफ की दवाइयों पे शुरू करते हैं, उनका सिर भी ठीक हो जाता है और फेस की एक्ने भी ठीक हो जाती है। तो इम्पोर्टेंस बस इस चीज की है कि पता करें कि हमारे मुहासों का कारण क्या है, जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट बता पाएगा। द मोमेंट वो पता लग जाता है तो फिर एक्ने से डील करना आसान हो जाता क्या गलत फूड हैबिट भी कॉज है एक्ने का, और अगर है तो किस तरह के फूड हमें अवॉइड करने चाहिए? है। जी बिल्कुल। कॉमन एक मिथ ये है कि भाई तेल खाना हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे मुहासे बढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं आप पढ़ेंगे और सारी रिसर्चेस समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्राइड और तेल वाले खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाने का शुगर कंटेंट, ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ द फूड। जितने लोग ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं उनका एक्ने नहीं ठीक होता है। द मोमेंट वो शुगर कंटेंट रिड्यूस करते हैं, एक्ने बहुत जल्दी बेटर होने लगता है। और शुगर कंटेंट से मेरा मतलब है इवन मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स को एक बहुत कॉमन कॉज पाया गया है ना ठीक होने वाली एक्ने में। जो लैक्टोज होता है हमारे दूध में, जो कि एक शुगर ही है, द मोमेंट आप लैक्टोज फ्री मिल्क पे स्विच करते हैं या द मोमेंट आप शुगर कंटेंट रिड्यूस करते हैं, तो एक्ने बहुत खुद ब खुद बेटर होने। तो अगर एक्ने है और कोई दूसरा स्किन प्रॉब्लम है, जैसे एक्जिमा है, रोजेशा है, हम कैसे अंतर करें कि ये क्या है? ये भी बहुत मुश्किल चीज है टू फाइंड आउट फॉर अ कॉमन मैन कि हम रोजेशिया को नॉर्मल एक्ने से कैसे डिफरेंशिएट करें। कॉमनली डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, एक डॉक्टर ही आपकी मदद कर पाएगा इसमें। बहुत सिमिलर फीचर्स होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एक्ने होता है किशोर जी, वो जो है वो जनरली पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक से मेरा मतलब है वो आएगा वो जाएगा, वो आएगा वो जाएगा। मतलब आपके हॉर्मोन्स के टाइम पे, आपके पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं में वो आएगा, वो बेटर हो जाएगा। या फिर किसी वेदर चेंज के टाइम पे, जैसे ही मानसून आया, बारिशों का टाइम आया, वो आएगा, फिर वो बेटर हो जाएगा। लेकिन रोजेशिया वगैरह परसिस्टेंट रहेगा जब तक आप उसका इलाज नहीं करते। तो एक तो तरीका ये पता करने का कि इन स्पाइट ऑफ एनी वेदर चेंजेस, टाइम चेंजेस, हमारा मुहासा ठीक ही नहीं हो रहा है, दैट इज अ साइन कि वो नॉर्मल मुहासा नहीं, वो रोजेशिया या एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा या सोराइसिस, इसका कोई परमानेंट इलाज है क्या? जी सच पूछे तो सोरेसिस और एक्जिमा के बहुत अच्छे अच्छे इलाज आ चुके हैं, बट क्या वो परमानेंट? अभी तक ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं आया है। मतलब बाकी साइंसेस की नॉलेज तो आई एम श्योर वो उनके डॉक्टर्स आपको बेटर दे पाएंगे, बट जहां तक एलोपैथी का सवाल है, जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है कि अगर हमने ये सोरियासिस में दी तो अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। बट हाँ, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आ चुकी है। पुराने जमाने में सिर्फ स्टेरॉइड्स चलते थे, जिनके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते थे, और जैसे ही उनको छोड़ा जाता था सोरियासिस वापस आ जाता था। बट अब ऐसे अच्छे इम्यूनोमोड्यूलेटर्स आ चुके हैं जो बहुत बेहतर रिजल्ट्स देते हैं, बहुत सस्टेन्ड लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट्स देते हैं। बट क्या वो क्यूरेटिव है? नहीं, परमानेंट क्योर वाले ड्रग्स अभी भी नहीं है एक्जिमा और सोरियासिस में, एलोपैथी में। मेंटल स्ट्रेस किस तरह से प्रभावित करता है स्किन को? बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मतलब ये तो हम एक ओपीडी में बैठे बैठे ही देख लेते हैं कि सोरायसिस के पेशेंट्स भरे हुए हैं आजकल, एक्जिमा के पेशेंट्स भरे हुए हैं स्ट्रेस से। उनका सोरायसिस एग्जैजरबेट होता है, वो खुद आके बताते हैं कि फैमिली में अभी पिछले टाइम कुछ स्ट्रेस चल रहा था, कुछ डेथ हो गई थी, या जॉब स्ट्रेस चल रहा है, एकदम से उन्हीं दवाइयों से सोरायसिस फट पड़ता है। तो स्किन का डायरेक्ट रिलेशन है आपके फूड से, आपके लाइफस्टाइल से और आपके मेंटल स्ट्रेस। तो अब स्किन तो दवाइयों के साथ साथ इनफैक्ट कई पेशेंट्स फील करते हैं कि वो साथ में योगा मेडिटेशन, चाहे दिन में आधा घंटा ही सही, अपने लाइफस्टाइल और रूटीन में जरूर इनकॉर्पोरेट करें। स्किन केयर को लेकर काफी मिथ्स हैं। मैं देखता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ कि लोग कुछ से कुछ फेस पे लगाते रहते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, कुछ अभी जैसा आपने बताया कि गूगल सर्च करके
कुछ अंडे लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, कुछ भी जो भी मिलता है वो चेहरे पे लगाते हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो गोरा बनने के लिए, कि ज्यादा फेयर दिखने के लिए ये लगाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या इसका कोई समाधान निकलता है? और अगर ये मिथ है तो किस तरह के मिथ्स को हमें अवॉइड करना चाहिए? हाँ किशोर जी, एज अ डॉक्टर जब हम आपके पेशेंट ओपीडी में बैठते हैं तो हमें कई बार बहुत दुख भी होता है ये देखकर कि केवल गोरा होने के लिए लोग इतनी गलत गलत ट्यूब्स फेस पर यूज करके आते हैं कि उसके फायदे की बजाय वो हद से ज्यादा नुकसान लेकर आते हैं। जी। और आज भी मतलब ये बहुत दुख की बात है कि आज भी इंडियन मार्केट में फार्मेसी पर बिना किसी पर्चे पर लोगों को स्टेरॉइड की क्रीम्स मिलती हैं, हम्म। जहां वो खुद से लेकर ये मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उन ब्रांड्स का, लेकिन वो खुद से लेकर स्टेरॉइड कंटेनिंग लाइटनिंग क्रीम्स लगाकर आते हैं। और हालत ये हो चुकी होती है, उनका फेस इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है कि उसको ठीक करने में हमें अगले दवाइयों के साथ 2-3 साल लग जाते हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझना होगी कि ये गोरेपन को लेकर जो पागलपन है, जो कि हमारे देश में थोड़ा ज्यादा है, पहले तो कहीं ना कहीं उसको ही कम करना पड़ेगा। और इसके लिए काउंसलिंग और आप जैसे लोगों के माध्यम के थ्रू बताना यही सबसे अच्छी चीज है कि लोगों को काउंसिल किया जाए कि क्या किसी भी क्रीम से आप गोरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आपकी स्किन टैनिंग कम हो सकती है, टेम्परेरी बेसिस पे आप लाइटर फील कर सकते हैं, बट क्या आप गोरे हो सकते हैं? नहीं, क्रीम से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आजकल कुछ ऐसे अच्छे मॉलिक्यूल्स आए हैं जैसे कि ग्लूटाथियोन, जिनको हम इंट्रावीनस ब्लड में दे सकते हैं या टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत स्किन लाइटनिंग डेफिनेटली होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स उनसे स्किन लाइटनिंग डेफिनेटली होता है। बट क्या कोई आदमी का स्किन टोन चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज होएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो उसको लेकर गलत स्टेरॉइड कंटेनिंग ट्यूब्स लगाते रहना और अपना चेहरा बिगाड़ लेना, ये बहुत ही गलत चीज है। पहले तो हमें इससे बचना होगा। दूसरी बात ये कि अगर हमें एक्चुअली स्किन लाइटनिंग चाहिए तो प्लीज किसी किसी भी एजुकेटेड डर्माटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिले। वो आपकी मदद करेगा आपकी स्किन लाइटनिंग उतनी करने में जितनी वो हो सकती। उसके बियॉन्ड जाकर और इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो अलग लोगों के लिए बहुत अलग है। जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज जो किसी और को स्किन लाइटनिंग में हेल्प कर रही है वो आपको भी करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बट आपको उसके बहुत साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़े। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा। बहुत बड़ी और बहुत सही बात आपने कही कि कोई भी क्रीम किसी को गोरा नहीं बना सकता है। अच्छा, ये बात बताइए, क्या ये भी मिथ है क्या कि बहुत ज्यादा पानी पीने से स्किन में ग्लो आता है, स्किन की सेहत ठीक रहती है? नहीं जी, ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है। ये तो बिल्कुल सच बात है कि मतलब जितना एक्सटेंसिव हाइड्रेशन हम इंटरनली करते हैं उतना ऊपर से भी करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होएगा, क्योंकि द मोमेंट आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कर रहे हैं, जब आप पानी पी रहे हैं तो मतलब आपकी हर बॉडी का पार्ट ही हाइड्रेट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन पर दिखता है। आपके ऑयल ग्लैंड्स रिलैक्स होते हैं, आपके पोर्स खुलते हैं, एंड ओवरऑल आपकी स्किन का टेक्सचर बेटर नजर आता क्या महिला और पुरुष का स्किन केयर रूटीन अलग अलग होना चाहिए? है। जी बिल्कुल अलग होना चाहिए किशोर जी। और मतलब खाली महिला और पुरुष का ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि हर इंसान का केयर अलग होना चाहिए बेस्ड ऑन उनका वर्क, उनकी ऑक्यूपेशन, उनका डेली रूटीन। बट जहाँ तक जेंडर की बात है, हाँ, बिकॉज मेल स्किन इज मच मोर थिकर, मोटी होती है, अब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है उसमें। स्किन केयर में जहां तक बात आती है हम प्रोडक्ट्स मिनिमल रखते हैं। एक सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइजर से ज्यादा हम नहीं रखना चाहते अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम ना हो स्किन में। जहां तक फीमेल्स की बात आती है, स्किन थिन होती है, अब्जॉर्प्शन बेटर होती है, तो हम प्रोडक्ट्स अलग तरीके के उनको एडवाइस करते एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किस उम्र से शुरू करना चाहिए? हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। सच पूछिए तो आप 20 साल की उम्र में ही, मतलब आपकी 20s में भी आप एंटी एजिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आपका वर्क लाइफ उस टाइप का है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सन एक्सपोजर बहुत कम है, तो फिर आप एंटी एजिंग के लिए 30s तक वेट कर सकते हैं। और 20s में आप सिर्फ एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। बट अगर आपका वर्क लाइफ इस टाइप का है कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो फिर आप अर्ली 20s में भी स्टार्ट कर सकते हैं कि एक अच्छे मॉइस्चराइजर के साथ, एक अच्छे सनस्क्रीन के साथ आप एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स फेस पर स्टार्ट कर।
प्रोफेशनल स्किन केयर ट्रीटमेंट जो होते हैं, जैसे फेशियल है, केमिकल पील है, क्या इसके कोई फायदे होते हैं या ये भी टेम्पररी उपाय है? नहीं जी, फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। पील एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा चीजों में यूज की जा सकती है, इतने मल्टीपल तरीके से हम उसका फायदा उठा सकते हैं, कुछ बहुत सीरियस बीमारियों में भी, ना कि से केवल रूटीन स्किन केयर में। अगर एक सही डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक सही इंग्रेडिएंट की सही कॉन्सेंट्रेशन की पील बताए, तो उसका असर 10 टाइम्स होता है एज कम्पेयर टू एक एट होम पील। क्योंकि एट होम पील में कभी हम आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा लगाने के लिए घर में नहीं दे सकते, और ना ही वो मार्केट में बिक सकती है, बिकॉज उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर बर्न्स हो सकते हैं, जलने के चांसेस हो सकते हैं। बट उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है। तो द मोमेंट आप प्रोफेशनली किसी से मिलकर, जिसको इसकी नॉलेज है और जो वो सही कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो आपके फेस पे यूज करता है, तो यही चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं, बहुत इनहांस हो जाते हैं। क्या नींद में कमी या साउंड स्लिप नहीं होना ये भी स्किन को प्रभावित करता है? डेफिनेटली करते हैं जी। मतलब नॉट जस्ट तो अंडर आई होलोनेस जो कि दिखता ही है, अगर आप नोटिस करें कोई आदमी जिसका शेड्यूल ही बिगड़ा हुआ है और उसका नाइट टाइम वर्क है और डे टाइम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, वो हमारे पास ओपीडी में होलो संकिन आइज के साथ आते हैं। बट नॉट जस्ट दी आइज, मतलब इन जनरल स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी में एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है जिसका काम होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अप जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे डाउन जाता है, और इस हार्मोन का डायरेक्ट रिलेशन है हमारी स्किन के ग्लैंड से हमारी स्किन की रिंकलिंग के इफेक्ट्स पर। तो राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट द राइट अमाउंट ऑफ टाइम, ना कि सिर्फ घंटे के इतने घंटे हमें सोना चाहिए, 7 से 8 घंटे, वो घंटे कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइम पे हॉर्मोन्स अप डाउन जाते हैं। सही टाइम यानी 12 बजे से पहले सो जाना और सुबह अर्ली उठना, इसका भी इफेक्ट स्किन पे बहुत डायरेक्टली। जी। स्मोकिंग या अल्कोहल हमारे स्किन को किस तरह प्रभावित करता है? बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित करता है। मतलब स्मोकिंग तो इस लेवल पे प्रभावित करता है कि आप एक स्मोकर और एक नॉन स्मोकर की स्किन पर देखते ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम उसके लिप चेंजेस पे। मतलब एक स्मोकर के लिप्स हमेशा आपको डार्कर दिखेंगे एज कम्पेयर टू एक नॉन स्मोकर। निकोटीन जो कि ब्लड में रिलीज होता है, जो कि एक वेसोडाइलेटर होता है पोटेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है टैनिंग। स्किन टैंड हमेशा नजर आएगी एक स्मोकर की एज कम्पेयर टू एक नॉन स्मोकर। द मोमेंट निकोटीन टैनिंग करता है, तो वो स्मोकर अगर डेली स्किन केयर फॉलो भी कर रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ही डिले हो जाती है। तो ऐसा आदमी जो है वो ज्यादा टैंड दिखता है, ज्यादा काला दिखता है, और उसके एजिंग चेंजेस यानी उसके रिंकल्स और जो उसकी झुर्रियां होती है वो भी बहुत अर्ली आती है एज कम्पेयर टू एक नॉन स्मोकर। और जहां तक अल्कोहल की बात है, एज कम्पेयर टू स्मोक साइड इफेक्ट्स कम है अल्कोहल के स्किन पेपर से। बट इन जनरल अल्कोहल के और भी बहुत ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं। डिलेड मेडिसिन अब्जॉर्प्शन, अगेन वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि अच्छे प्रोडक्ट्स की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ निकोटीन एंड बिकॉज ऑफ इथेनॉल, जो कि अल्कोहल की वजह से हमारी ब्लड में रिलीज होता है।